यस बेटा, वेलकम। पार्ट नंबर 2 वीडियो। नाज़िम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, थर्ड चैप्टर, 9th क्लास हिस्ट्री। चलिए, तो हमने ऊपर बेटा वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ लिया। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हाल हुआ और कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर गिल्ड लगाएगा, कैसे इकोनॉमी बर्बाद की गई उसकी, ठीक है, और जिसकी वजह से हिटलर जैसे नेता पैदा हुए और फिर वर्ल्ड को सेकंड वॉर झेलना पड़ा। चलिए, द वॉर हैड ए डिवास्टिंग इंपैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो लोग साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से बेटा, फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकली भी बड़ी स्केल पे इफेक्ट हुए पूरे कॉन्टिनेंट वाइज। एंड फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट टू क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर। तो पहले जो यूरोप पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस करता था बेटा, ठीक है, इसका क्रेडिटर था, अब वो क्या बन गया, डेप्टर, वो कर्जा लेने वाला गया। यूएस ने बहुत पैसा दिया यहाँ के कंट्रीज को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिन ऑफ द ओल्ड एम्पायर। इन्फेंट वर्ड दिया क्योंकि नई नई सरकार बनी थी और इसको बहुत ज्यादा पैसा बेटा पे करना था ओल्ड एम्पायर के गलत कामों के लिए। सिन ऑफ द ओल्ड एम्पायर, गलत काम जो उसने किए थे, वर्ल्ड वॉर किया था, बड़े लोग मारे गए, उसकी पेमेंट कौन करेगा, इन्फेंट वीमर रिपब्लिक। The republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. अब ये एक सरकार फंस चुकी थी बेटा, क्योंकि ये देखिए उसको वॉर गिल्ट इसने बर्डन एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल ह्यूमिलिटेशन, देश की भी बेइज्जती हो चुकी थी सिक्योरिटी से, और फाइनेंशियली भी बेटा ये सरकार अच्छी नहीं थी क्योंकि फाइनेंशियल इनका सब कुछ खत्म हो चुका, क्योंकि इनके बड़े जो रिसोर्स एरिया है वो फ्रांस और अलग कंट्रीज के पास थे। सो दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक मेनली सोर्सेज कैथोलिक डेमोक्रेटिक। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ये कई बार रिपीट हुआ है बेटा क्वेश्चन। जो वीमर रिपब्लिक है जिसके सपोर्टर कौन थे, वो लिख लिए सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स। ये सब ने बेटा इसको कहने के सपोर्ट किया। एंड बिकॉज इजी टारगेट ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल, तो वो कंजर्वेटिव को टारगेट करते इसलिए उन्होंने इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया वीमर रिपब्लिक का। देन दे वर मोकिंगली कॉल्ड नंबर क्रिमिनल्स। अब हम बात करते हैं इन तीनों को और वीमर रिपब्लिक को, इनको कहने की नंबर क्रिमिनल का, क्योंकि नंबर में ही बेटा ट्रीटी पे साइन हुए थे, तो इसलिए इनको नंबर क्रिमिनल कहा गया, ठीक है। देन द माइंडसेट दैट हैड ए मेजर इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930 एज वेल एज सून एज। तो माइंडसेट इसके बाद कहते हैं मेजर इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो राजनीति भी इसके साथ साथ बढ़ी बेटा, लोगों ने इसको चाहा नहीं, तो इनके आगे जो भी अच्छा ऑप्शन है उसको उन्होंने चूज किया, जिसमें हिटलर सबसे बड़ा ऑप्शन था। चलिए, सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट इन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो इसका बहुत बड़ा बेटा इफेक्ट हुआ इन पे, यूरोपियन सोसाइटी पॉलिटी पे। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबाउट सिविलियन, और सिविलियन से ऊपर बेटा सोल्जर को रखा गया। सोल्जर उस टाइम बड़ी स्केल पे मरे थे, देश के लिए इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो सिविलियन से काफी ऊपर होगी इनकी स्टेटस। पॉलिटिशियन एंड पब्लिक लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ मैन टू अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। अब हमारे लीडर्स जो थे उस टाइम के यूरोप के, उन्होंने भी बड़ा फोकस किया, स्ट्रेस किया कि जो हमारे मैन है वो अग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और मस्कुलिन मीन मसल वाले होने चाहिए, तगड़े। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ, और मीडिया ने जो ट्रेंच यानी जो खाई में जो सिपाही जिंदा रहता है बेटा, गड्ढे खोद के उनके सामने रुका रहता है अपने एनिमी के आगे, ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई भी किया। द ट्रूथ हाउएवर वाज द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंच, और उनकी एक मिजरेबल धन्य दिशा दिखाएगी ट्रेंचेस में कैसे सर्वाइव करते हैं। ट्रैप विद द रैट फीडिंग ऑन कॉप्स, जो चूहे हैं वो भी बेटा सिपाहियों को खा जाते हैं, उनके बटके भर लेते हैं, क्योंकि इन ट्रेंचेस में बहुत कम जगह होती है, तो रैट फीड्स ऑन कॉर्प्स, ठीक है। दे फेस पॉइजनस गैस, ऐसे ही बेटा कई बार वो जहरीली गैस के फेस टू फेस करते हैं। एनिमी भी वहां पॉइजनस गैस डालते हैं, कई बार नीचे भी मिट्टी अंदर जो ट्रेंचेस उनमें भी पॉइजनस गैस मिल जाती है। एंड एनिमी शैलिंग, ऊपर से बॉम्ब वगैरह गिरते हैं। एंड विटनेस दिस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, और वॉर में उनके रैंक रिड्यूस होते हैं, उनके कभी जनरल गया, ब्रिगेडियर गया, तो वो रैंक धीरे धीरे स्पीड रिड्यूस होती है, उसको भी वो उनके लिए कंडीशन बड़ी खराब होती है। अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्पेयर। अब बात करते हैं बेटा जर्मनी में, अब सेंटर स्पेयर समाज में सबसे बड़ा जो डिस्कशन, डिबेट या करंट मुद्दा था वो यही था, क्या था वो, दैट इज नेशनल ऑनर, देश का सम्मान, क्योंकि बेइज्जती हो चुकी थी, देश का सम्मान कैसे लौटे। सेंटर्स ऑफ द पब्लिक स्फीयर एंड व्हाई द पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बिगिन। और हम बात करते हैं पॉपुलर सपोर्ट ग्रू, किसके लिए सपोर्ट ग्रू हो रहा था बेटा, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए। रिसेंटली कम इनटू बिगिन एंड डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगनेंट आइडिया व्हिच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप। तो वॉर के बीच में यूरोप में जो डेमोक्रेसी सर्विस वो बेटा सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था, ना वो कर पाई। देखिए लास्ट 1.2 नेक्स्ट, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब बात करते हैं बेटा जब यहाँ गवर्नमेंट बनी तो हम कहते हैं यहाँ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हुआ
कुछ लोग ग्रुप बनते गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए। देखो, द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कोइंसिडेंस विद द रेवोल्यूशन अपराइजिंग द स्पार्टिशियस लीग, सेपरेट लीग, सॉरी, ठीक है। तो इस रेवोल्यूशन के साथ सेपरेट लीग बनी ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। जैसे रशिया में बोल्शेविक थी। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सीलर्स वर एस्टैब्लिश्ड, तो वर्कर और सीलर्स की सोवियत भी बनी, काफी बड़ी, हम सोवियत का कहीं कहीं पार्लियामेंट कह सकते हैं बेटा, ठीक है। देन इन मैनी सिटी द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इज बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, और पूरे बेटा मेनली जो कैपिटल वहां भी हम बात करते हैं सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड होने लगी, क्योंकि आपको पता होगा बेटा जो रूसो हैं जो अच्छे राइटर थे उस टाइम, जिसका बड़ा इफेक्ट था रशिया में, वो जर्मनी के थे। तो यहाँ भी सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट की बेटा डिमांड रेज हुई। दोज अपोज टू सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स met in Weimar to give shape to democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war veteran. अब बात करते हैं जिन्होंने इसका अपोज किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विमर में मिलकर बेटा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की शुरुआत करनी चाहिए, कि रिपब्लिक तो हो पर डेमोक्रेटिक, लोगों द्वारा चुनी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। द विमर रिपब्लिक क्रैश द, और विमर रिपब्लिक ने बेटा इसको अच्छे से क्रश कर दिया इस मूवमेंट को, एंड ऑर्गेनाइज कॉल्ड फ्री कॉप्स। तो वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कहा गया, फ्री कॉप्स की हेल्प से इसको क्लीन कर दिया बेटा। एंड अनगस सेपरेटिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी और जर्मनी। इन्हीं सेपरेटिस्ट ने बेटा कम्युनिस्ट पार्टी और जर्मनी भी स्टैब्लिश की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. तो ये आपस में बेटा लड़ते रहे, इसी का बेनिफिट किसको मिला, हिटलर को मिला, ठीक है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिट्री नेशनलिस्ट कार्ड द रेडिकल सोन। ये लाइन फिर बता रही है बेटा, जो रिवोल्यूशनरी मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, इन दोनों के झगड़े का फायदा किसको मिला, दे कार्ड द रेडिकल सोल्यूशन, इसका रेडिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो देखिए आगे, पॉलिटिकल रेगुलेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस 1923, और 1923 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस ये काफी हाईलाइट हुआ बेटा। एंड जर्मन हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन द लोन, जर्मनी में भी लोन लिया था बेटा, कर्जा लिया था, इस पे वॉर लड़ी गई। एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड, इवन जो जीते थे उनको भी बेटा वॉर गिल्ड देना था गोल्ड के रूप में। दिस डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्स वर स्कैर्स, तो शुरू में तो गोल्ड दिया जर्मनी बेटा, जिससे इसके वो जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स खत्म होते गए, वो गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए। 1923 जर्मनी रेफ्यूज टू पे, और 1923 आता था बेटा जर्मनी ने रेफ्यूज कर दिया, यानी 3 साल बाद जर्मनी ने मना कर दिया वॉर गिल्ड के लिए, और जो सबसे बड़ा था गोल्ड के रूप में था उसको मना कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, इसके बाद हम कहते हैं जो राइनलैंड के साथ रूर एरिया है इंडस्ट्रियल, उसको बेटा फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि इनको पैसा नहीं मिला, सोना नहीं मिला, टू क्लेम देयर कोल, उस कोल पे क्लेम कर लिया। एंड जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी की बात करें तो इससे पैसिव रेजिस्टेंस दिखाया, थोड़ा सा अपोज किया पर पैसिवली, और क्या किया इसने, पेपर करेंसी रेकलेसली, बहुत ज्यादा बेटा करेंसी छाप दी। ये अपनी इकोनॉमी को बचाने का शॉर्टकट होता है, बट ये शॉर्टकट बेटा कई बार उस कंट्री को डुबो देता है, और यहां भी यही हुआ। देखिए थोड़े बहुत पैसे छप सकते हैं एक्स्ट्रा, उससे बेनिफिट हो सकता है बेटा, पर बड़ी स्केल पर अगर आपने अमाउंट प्रिंट कर दी तो उस कंट्री का नाश कर देती है, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम, यस। सो विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। अब जब इतना पैसा प्रिंट हो गया तो ट्रेड बंद हो गया बेटा, लोग हाई रेट पे चीजों को सेल करने लग गए। सो हम बात करते हैं इसमें जर्मन मार्क उसकी करेंसी, इसको नोट करना प्लीज। जो जर्मन मार्क फेल इन अप्रैल, यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क। अप्रैल की बात कर रहे हैं बेटा, राइट, अप्रैल यूएस डॉलर यहाँ कितना था बेटा, 24,000 मार्क्स के बराबर। देन जुलाई 353 मार्क्स, जुलाई में और बढ़ा बेटा 3,53,000, अगस्त में 46,21,000, और नेक्स्ट डिजिट आपको बहुत बड़ी मिलेगी बेटा, ऑटोमेटिकली इसकी मार्क की वैल्यू गिरती चलेगी, ठीक है। देखिए आगे क्या हुआ, और ये 1923 की बात कर रहे हैं हम बेटा, 3 साल बाद ये हाल हुआ। अब 2 पिक्चर है वो देख लेते हैं बेटा। ऊपर एक पिक्चर दी है, तो ये आपने रैली ऑर्गेनाइज द रेडिकल ग्रुप्स नॉन एज सेपरेटिस्ट लीग, सेपरेट लीग की एक यूनियन दी है। और नीचे एक और पिक्चर दी बेटा, यहाँ न्यूवर्ड भी दिए हैं, डेप्रेटेड होता है रेड्यूस या खत्म होना, रिप्रेशन होता है मेक अप द रॉन्ग डन, जो गलत काम है उसको छुपाने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट वन। और बेटा ये जो करेंसी का जो एक्सचेंज था यूएस डॉलर में, वो बढ़ता बढ़ता 9 करोड़ 88 लाख 60,000 के आसपास पहुंच गया दिसंबर तक। तो द फिगर एड रन इनटू ट्रिलियन, इसके बाद ये फिगर काउंट ही नहीं की, ट्रिलियन मिलियन में पहुंच गए।
As the value of the mark collapsed, price of wood soared. The image of German carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread. तो लोग बैलगाड़ी भर भर के बेटा एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए पूरी बैलगाड़ी करेंसी की भर के ले जाने लगे। इतना बेटा करेंसी इसकी डूब गई और महंगाई इतनी बढ़ गई। वॉज वाइडली पब्लिश इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इसी क्राइसिस को हम क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, जब हम करेंसी ज्यादा छाप देते हैं। सिचुएशन वेयर द प्राइस राइज फिनोमिनली हाई, तो प्राइस बढ़ेगी बेटा। हर आदमी करोड़पति बन गया तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? उसका प्रोडक्ट भी करोड़ों का हो जाएगा, चाहे वो हजारों में बेचता हो पहले। तो जैसे आदमी रिच होता है तो वो ट्रेड में हर चीज का प्राइस बढ़ा देता है। तो यह इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ज्यादा करेंसी छापने से चीजों के भाव बेटा बहुत ऊंचे होते हैं, प्राइस राइज हो जाते हैं। देन इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेंट द बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस। इस क्राइसिस से बचाने के लिए बेटा अमेरिका आता है और इंट्रोड्यूस डॉन प्लान। इसे डॉन प्लान इंट्रोड्यूस किया। डॉन प्लान कुछ नहीं, पैसे दिए बेटा इसने उधार जर्मनी को, उसको डॉन प्लान कहा गया। विच रिवोक द टर्म ऑफ रेस्पिरेशन एज इजी टू फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। तो ये यूएस का था बेटा, यूएस अब क्रेडिटर बन चुका था, पूरे वर्ल्ड में पैसा इन्वेस्ट करा था और जर्मनी को भी बेटा इसने डॉन प्लान के थ्रू बहुत पैसा दिया। और इसकी इच्छा तो वही थी कि फ्यूचर में इसके रिसोर्स को वो छीन सके, इसका शोषण कर सके। ठीक है, अब आता था यूरो डिप्रेशन। यहाँ काफी बड़ी स्केल पे बेटा फिर इन्वायरमेंट चेंज हुआ। 23 तक तो देख हमने पीछे पढ़ लिया। आते हैं द ईयर 24 एंड 28 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। तो कुछ स्टेबिलिटी आई वर्ल्ड में, बट येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। ये मिट्टी पे बनी थी। क्यों? बड़ा इंसिडेंट हुआ, आगे देखिए। German investment and initial recovery were totally dependent on the short-term loan, largely from US. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. 1929 में बेटा ये जो आपका डिप्रेशन है बढ़ता चला गया और 21 में यूएस को अपना वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बंद करना पड़ा और उसने अपने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट वापस लेने शुरू कर दिए और यहां से बेटा यूरोपियन कंट्री का दिवाला निकलना शुरू हो गया। Fearing a fall of price, people made frantic effort to sell their share, and on the one single day, 24 October, 13 million shares were sold. जब ऐसा होता है, प्राइस गिरते हैं बेटा, महंगाई बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं? अपने सारे शेयर मार्केट में शेयर बेचना शुरू करते हैं, कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। तो यहाँ ऐसा कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, कोई शेयर बेचता, और पैसे अगर कंपनी के पास नहीं हो तो उस कंपनी के लिए दिवाला निकल जाता है। देखिए, तो लोगों ने एक ही दिन में बेटा बड़ी स्केल पे अपने शेयर्स बेच दिए, 13 मिलियन बेच दिए एक दिन में। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। यहीं से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर बिटवीन 1920 and 32, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएस फेल्ड बाय हाफ। अब पूरे देश की जो इनकम थी वो आधी रहेगी इन 3 सालों में। ठीक है, 29 के बाद 23, 29 का 30, 31 एंड 32। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फैक्ट्रियां बंद हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गया। फार्मर्स वर बैडली हिट, फार्मर बड़ी थे दुखी से बेटा। स्पेक्टर विथड्रू द मनी फ्रॉम द मार्केट। द इफेक्ट ऑफ द रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और यूएस का इफेक्ट बेटा पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया। ठीक है, देखिए, द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय द 1932। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40%। इनके रिसोर्स आ चुके थे बड़ी स्केल पे, जर्मनी इफेक्ट हुआ 32 में। इसका हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% रह गया। और द 1929 द लेवल एंड वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस वेज। या तो वर्कर को कम वेजेस मिले, रिड्यूस मिले कम होके, या हम कहते हैं उनको बेटा कहीं ना कहीं लॉस दे जाओ, उनको अपनी जॉब तक खोनी पड़ी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेडिक्टेड 6 मिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ता गया बहुत तेजी से, 6 मिलियन अनएम्प्लॉय थे अब यहाँ। ऑन द स्ट्रीट ऑफ द जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड अराउंड हिज नेक। इवन लोग जो थे जिनके पास काम नहीं था, जॉब नहीं थी, वो अपने गले में बेटा कार्ड डाल के घूमते। उस कार्ड में लिखा था विलिंग टू डू एनी वर्क, जो भी काम दोगे वो हम करेंगे। तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड ऑफ सिंपल सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड, वो कार्ड लगा के अपने किसी कोने में बैठ जाते ताकि कोई पर्सन उसको पढ़ ले, उनको कोई वर्क या जॉब दे दे। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेस कार्ड ऑन सिंपल सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर और डेस्परेटली क्विट अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहां जॉब मिलती है, अब भी हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। As job disappeared, the youth took to criminal activities and total despair become commonplace. हम कहते हैं जब जॉब नहीं मिली तो जो हम नया यूथ था वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ चला गया और यहां से कंडीशन और खराब हो गई। ठीक है, द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड द डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। अभी इकोनॉमिक जो क्राइसिस आए थे बेटा वर्ल्ड वाइड, इससे लोगों में एंजाइटी आ गई और हम कहते हैं उसमें फियर आ गया। एंड द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड पीपल एंड pensioner saw their saving diminish when the currency lost the value. अब हम बात करते हैं जो मिडिल क्लास है वो सबसे इफेक्ट होता है बेटा। जैसे मिडिल क्लास की सैलरी उन्हें चिंता हो गई,
पेंशन की चिंता होगी कि अब तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, हमें लॉस होगा। और देखिए द सेविंग डिसमिस व्हेन द करेंसी लॉस इज वैल्यू एंड स्मॉल बिजनेसमैन द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर। और ये भी सब बेटा काफी सफर हुए। यहाँ पे नीचे एक टर्म दी है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, द नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएस। ये टीवी पे आप कई बार देखते होंगे, ठीक है। यहाँ एक और पिक्चर दिया है, स्लीप ऑन द ड्राइंग द ड्रीम। बेटा ये सो रहा है और इसने देखिए आके रस्सी डाली, उस पर गर्दन रख के सो रहा है। ये उस टाइम की लेबर्स की हालत थी। चलिए लास्ट पैरा देख लेते हैं। सो बिजनेस गॉट रून्ड, सारे बिजनेस बेटा खत्म हो चुके, रूइन हो चुके थे। दीज एक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ द प्रोलेटरलिज्माइजेशन। प्लीज नोट कर लेना, प्रोलेटरलाइजेशन, इसका नीचे मीनिंग दिया, उसको देख लो बेटा। प्रोलेटराइजेशन का मीनिंग है द बिकम इम्प्रोवाइज टू लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना, ठीक है। आज ही वापस। सो एन एंजाइटी ऑफ द बीइंग reduced to the rank and of the working class or the was still the unemployed, the organized workers could manage to keep their head above water. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उनको इनकम अच्छी सैलरी मिलती है बेटा, उनका तो हेड अबव वाटर मीन वो इन समस्याओं से नहीं गिरे। बट जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं वो बड़ी सर्फेस से इफेक्टेड थे। देन बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, बिग बिजनेस was in crisis, the large mass of peasantry was affected by sharp fall in actual price। गरीब आदमी की बात करें, फार्मर्स भी इससे अफेक्टेड था, क्योंकि वर्ल्ड में मार्क प्राइसेस गिर गए तो ऑटोमेटिक उसका प्रोडक्ट किसने खरीदा नहीं, उसकी इनकम कम हो गई। अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, और इवन जो गरीब किसान था अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पाया इस टाइम। और फील्ड इन द सेंस ऑफ डीप डिसअपियर, जिससे बहुत दुख हुआ उन्हें। फिर आगे पढ़ते हैं बेटा, पॉलिटिकली थ्रू द वीमन रिपब्लिक वॉज फ्रेगलाइन। अब वैसे तो कहते हैं बेटा वीमन रिपब्लिक फ्रेगलाइन थी, सड़ रही थी, खराब थी ये। द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेंस डिफेक्ट, इसमें जब बना तभी से कुछ कमियां थी, विच मेड द अनस्टेबल एंड वनरेबल एंड डिक्टेटरशिप। तो अनस्टेबल बन गई, वनरेबल या डिक्टेटरशिप ऐसी गवर्नमेंट बन गई। वन वॉज प्रोपोर्शनल representation, this made achieving a majority by any one party a near impossible task। अब देखिए बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन रखी गई, यानी जितना आपकी पॉपुलेशन का उतने लोग आपकी उस कम्युनिटी से आएंगे। तो इसमें बेटा कोई भी एक बड़ी जो कैटेगरी थी या पॉपुलेशन या हम कहते हैं पार्टी थी, वो बेटा गवर्नमेंट बनाने के लायक नहीं थी, ठीक है। विद इन शॉर्ट एंड एवरेज 239 days, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting on every 239 days and liberal use of Article 48। अब देखिए वेमर रिपब्लिक की बात करें, जब इस तरह का बेटा उसके अगेंस्ट अपोज हो रहा था, फेल हो रही थी गवर्नमेंट, तो इसमें कहते हैं डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग, उसने कई मीटिंग लाई 239 डेज में, एंड लिबरल यूज टू आर्टिकल, और आर्टिकल 48 इसको नोट करना प्लीज, ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। आर्टिकल 48 को बेटा लिबरल मीन्स बार बार इसको यूज किया, बड़ी स्केल पे यूज किया, और ये कुछ नहीं था, लोगों को रोकने के लिए बेटा एक कर्फ्यू टाइप से था। येट द क्राइसिस कुड नॉट मैनेज, ये क्राइसिस मैनेज हुए। पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों ने भरोसा खो दिया सरकार से, एंड विच सीम टू बी ऑफर नो सोल्यूशन, जो सोल्यूशन नहीं दे सकते। न्यू वर्ड में फिर कह रहा हूं, टू बिकम एम्प्लॉयज द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। अब बात करते हैं हिटलर की ऑटोबायोग्राफी की। हिटलर ने बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में, दैट इज जर्मन बाइबल। इसको जर्मन बाइबल भी बोलते हैं, इसका नाम है मेन कैफ। आपको एक टेबल में मिलेगी बेटा आगे, इसको क्या बोलते हैं, मेन कैफ, याद कर लेना। इसका जर्मन बाइबल भी कहते हैं, ठीक है। और इसे नाजी बाइबल भी कहते हैं, नाजी इसके लिए बाइबल है, जर्मन बाइबल कहलाती है। ऑटोबायोग्राफी किसकी, हिटलर की, दैट इज मेन कैफ। 1923 सत्ता बदलने की शिकार 5 साल जेल। तो बेटा देखिए पहला इसने प्रयास किया था 1923 में, जब ये 5 ईयर्स के लिए जेल में चला गया, ठीक है। इसको लिख लेना, आगे नोट करेंगे बेटा। यहाँ इसको ओवर करते हैं, थर्ड पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।